हेलो बच्चों, मैं सूरज चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में। बच्चों, आज हम आपके क्लास 10th के इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए चैप्टर 1 मैथ्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर है। और इसके पहला जो पार्ट होगा उसमें हम पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आने वाले जो पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड होंगे उनमें उनके एक्सरसाइजेस डिस्कस किए जाएंगे। तो बेटा, हमारा चैप्टर 1 जो है वो रियल नंबर है, जिसका मतलब वास्तविक संख्याएं होता है। तो मैं इससे पहले आपको नंबर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि जो हमारा पूरा नंबर सिस्टम है ये एक्चुअली दो भागों में डिवाइड हुआ है। एक है रियल नंबर्स और एक है इमेजिनरी नंबर्स। अर्थात एक पार्ट तो इसका रियल नंबर कहलाता है और दूसरा इमेजिनरी नंबर्स कहलाता है। हमें इस पूरे अपने चैप्टर में रियल नंबर्स के बारे में बात करना है, ना कि इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। तो सर, हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में कब बात करेंगे? इनके बारे में हम अपने क्लास 11th में डिस्कस करेंगे। तो इन्हें अभी हम बिल्कुल साइड कर देते हैं। आइए देखते हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो फिर क्या हम रियल नंबर्स को देख पा रहे हैं कि फिर से ये दो बराबर भागों में बट गया है, अर्थात 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, जिसमें से एक है रैशनल नंबर और दूसरा है इरैशनल नंबर, अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके बारे में हमने अपने क्लास 9th में पहले से ही पढ़ रखा है। फिर देख रहे हैं कि जो रैशनल नंबर होता है वो इंटीजर में होता है, रैशनल नंबर होल नंबर भी होता है, रैशनल नंबर नेचुरल नंबर भी होता है, अर्थात रैशनल नंबर के ये सब काइंड्स हैं। और लास्ट में हम क्या देख रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो फिर ऑलरेडी दो भागों में बट गया, एक प्राइम नंबर और दूसरा कॉम्पोजिट नंबर। तो ये नंबर सिस्टम के बारे में था, ये पूरा नंबर सिस्टम के बारे में है। जैसा हमने देखा कि पूरा नंबर सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। और हम इस पूरे अपने चैप्टर में रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए अब एक एक करके देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होते हैं या कॉम्पोजिट, सबको बारी बारी से करके देखते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले इनकी हिंदी जो होती है वो प्राकृतिक संख्याएं होता है। प्राकृतिक संख्याएं का मतलब जो भी संख्याएं इस प्रकृति में विद्यमान हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात वो संख्याएं जिनका प्रयोग हम किसी चीज को गिनने के लिए करते हैं वो सारी चीजें प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो इनका डेफिनेशन देखते हैं। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं गिनने वाली संख्याएं होती हैं, विच बिगिंस, जिसकी शुरुआत होती है विथ 1, एक से, एंड इंक्रीमेंट टू इनफाइनाइट, और ये अनंत तक बढ़ती हुई चली जाती है। एक नोट पॉइंट बच्चों ध्यान रखिएगा कि नेचुरल नंबर्स डू नॉट हैव डेसिमल पॉइंट। कोई भी नेचुरल नंबर डेसिमल पॉइंट में नहीं हो सकता है। जैसे मैं यदि आपके सामने 0.3 बोल दूं, इसको पूछा जाए कि नेचुरल नंबर है या नहीं, तो आप इसको बिल्कुल मना कर दीजिएगा कि सर ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि आप 0.3 कोई भी वस्तु को गिन नहीं सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक मार्कर है, क्या आप कह सकते हैं कि मेरे पास 0.3 मार्कर है? बिल्कुल नहीं कह सकते। आपके पास 4 किताबें हैं तो किताबों को आपने गिना, आपके पास 4 बुक्स हैं, लेकिन क्या कभी आपने कभी ऐसा सुना है कि मेरे पास 0.6 बुक्स हैं? तो ऐसा कभी नहीं होता है। अर्थात डेसिमल पॉइंट्स कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होती हैं। ओके, आइए देखते हैं होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर्स को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। अर्थात नेचुरल नंबर्स जब बना तो 9 तक गिनती जाते ही हम बहुत सारी चीजों की गिनती नहीं कर पा रहे थे, तो जो होल नंबर का निर्माण हुआ, होल का मतलब ही होता है पूरा, अर्थात पूर्ण संख्याएं
तो इफ वी ऐड 0 टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इट बिकम्स सेट ऑफ होल नंबर। अर्थात यदि हम नेचुरल नंबर्स में 0 को भी इंक्लूड कर दे तो जो सेट बनेगा बेटा वो होल नंबर्स हो जाएगा। अर्थात अब आपसे पूछें कि आपके पास कितने मार्कर हैं, तो आप कह सकते हैं मेरे पास 0 मार्कर हैं, लेकिन आपने गिन नहीं पाया क्योंकि वो नेचुरल नंबर 0 नहीं है, बल्कि 0 को जब हमने मिलाया तो पूरी संख्याओं का जो सेट था उन्हें होल नंबर कहा जाता है। और होल नंबर के आने के बाद 10 संख्या बना, 20 बना या 10 से आगे की संख्याएं बनी। ओके, आइए इसके बारे में भी एक नोट पॉइंट देख लेते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अर्थात प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कहीं ना कहीं एक पूर्ण संख्या होती है। एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, क्योंकि होल नंबर में पूरा नेचुरल नंबर भी इंक्लूड हो गया है। तो अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो इसका जो सेट बनेगा बेटा वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन बनता हुआ चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां से लेकर ये पूरा जो है ये किसका है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर होल नंबर के इंक्लूड होता है, इसीलिए प्रत्येक जो नेचुरल नंबर होता है वो कहीं ना कहीं एक होल नंबर होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स, पूर्णांक। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखते हैं इंटीजर्स क्या है। तो एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अर्थात इंटीजर हमारा कोई होल नंबर हो सकता है जो कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जैसे माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। -2, -1, 0 भी होल नंबर में आता है, तो 0, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 20 हो गया, 100 हो गया, -200 हो गया, 2 मिलियन हो गया। ये सारी चीजें इंटीजर में आती हैं, पूर्णांक में आती हैं। ठीक, हाँ तो बच्चों हमने इंटीजर पढ़ लिया। अब हम देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। तो प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। कोई भी ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हों, एक तो उसका फैक्टर 1 होता हो और दूसरा वो संख्या स्वयं होता हो, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा, प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1। अर्थात प्राइम नंबर्स नेचुरल नंबर्स ही होती हैं जो 1 से बड़ी होती हैं, एंड इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। और इन संख्याओं के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जो कि उसका एक फैक्टर 1 होता है और एक फैक्टर वह स्वयं संख्या ही होता है। जैसे आइए एग्जांपल से आप इस बात को और समझ पाएंगे। जैसे मैंने लिखा 2, 3, 5, 7, 11। आइए देखते हैं 2 का यदि हम फैक्टर करें तो बेटा 2 का केवल 2 फैक्टर हो सकता है। 2 एक 1 से डिविजिबल है और 2 स्वयं से डिविजिबल है, तो 2 एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। आइए 5 की बात करते हैं तो 5 केवल एक 1 से डिविजिबल है, ना 2 से डिविजिबल है, ना 3 से, ना 4 से, एक स्वयं 5 स्वयं नंबर से डिविजिबल है। यदि हम बात करें बेटा 9, तो ध्यान से समझिएगा, 9 एक तो 1 से डिविजिबल है, 9 स्वयं से डिविजिबल होता ही होता है, लेकिन आप देखें तो 9 3 से भी डिविजिबल होता है। तो ये जो 9 है यह एक प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर्स आ जा रहे हैं। ठीक, तो यानी कोई भी ऐसी प्राइम नेचुरल नंबर जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर निकल कर आए, एक फैक्टर उसका 1 हो और एक फैक्टर वह स्वयं नंबर ही हो, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। बोला गया नोट पॉइंट में कि एक प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि बेटा यदि आप एक को देखें तो एक तो एक से कटेगा ही और एक स्वयं से कटेगा। तो ये देख रहे हैं कि आपके इसके एक ही फैक्टर हो रहे हैं, इसका 2 फैक्टर नहीं हो रहा है, तो एक कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा कॉम्पोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। अब कॉम्पोजिट नंबर बिल्कुल ऑपोजिट होता है
प्राइम नंबर का। हमने बताया प्राइम नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, तो कॉम्पोजिट नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। लिखा द कॉम्पोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर। कॉम्पोजिट नंबर भी एक नेचुरल नंबर ही होता है विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल से समझे 4, 6, 8, 9, 10, 12। देखिए यदि हम 4 का फैक्टर निकालें तो 4 एक तो 1 से डिविजिबल होगा, इसका एक फैक्टर 1 होगा, एक 4 स्वयं होगा और एक ये 2 से भी फैक्टर बनेगा अर्थात 2 से भी डिविजिबल है, तो इसके 1, 2, 3 अर्थात 2 से अधिक फैक्टर्स निकल के आए। यदि हम बात करें 12 का तो आप देखिए 12 एक तो 1 से डिविजिबल होगा, 12 आप जानते हैं 2 से भी डिविजिबल होता है, 12 आप जानते हैं 3 से भी डिविजिबल होता है, 12 आप जानते हैं 4 से भी डिविजिबल होता है, 12 आप जानते हैं 6 से भी डिविजिबल होता है और 12 स्वयं से भी डिविजिबल होता है। तो आप देख रहे हैं 12 के कितने फैक्टर्स आ जा रहे हैं। तो अर्थात 12 या 4 या 10 या 6 ऐसे जितने भी नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स जिनके 2 से यानी 2 से अधिक फैक्टर्स निकलते हो, ऐसे नंबर्स को हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। और ये कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। लेकिन एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको अभी बताया कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। 1 ना तो ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि बोला गया भाज्य में कि 2 से अधिक फैक्टर्स निकलें और 1 को यदि 1 का फैक्टर निकालें तो केवल 1 ही यानी एक ही फैक्टर निकल के आएगा। तो 1 एक स्पेशल केस में जाता है बेटा। इसको मैं कोशिश करूंगा आपको किसी सेपरेट वीडियो बनाकर पूरा क्लियरली मेंशन बता दूं आपको। ओके, आइए देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं। आप इस पूरे चैप्टर को क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर में अवश्य पढ़े होंगे। The number which can be represented in form of fraction like p by q, अर्थात कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में p by q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही 0 नीचे करेंगे तो पूरी वैल्यू का मान बदल देगा। अर्थात q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। वो नंबर जो नेचुरल नंबर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। आप एग्जांपल देखें तो 1/2 -3/2। 4 कैसे है सर? 4 को कैसे लिखें? तो आप जानते हैं यदि कोई सिंगल डिजिट लिखा होता है तो उसके बाई में हम 1 मान सकते हैं, अर्थात 1 होता ही होता है। तो ये p by q के रूप में लिखा गया और q 1 के इक्वल है, ना कि q 0 के इक्वल है। तो 4 जो एक नंबर है ये भी कैसा है? रैशनल नंबर है। ठीक, आइए देखते हैं जो हमें रैशनल नंबर का एक कॉन्सेप्ट जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, इन सब पे मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो आपके रैशनल नंबर होते हैं ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो रिकरिंग होगा। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग बोलते हैं जिसे। तो आइए देखते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जो पूरी तरीके से कट जाए उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे 1/2, तो 1/2 का वैल्यू 0.5 पूरी तरीके से कट गया। यहां देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात जो पूरा कटे ही ना। जैसे 1/3, तो 3 से जब हम 1 में डिवाइड करेंगे तो ये 0.33333 ऐसे एंड सो ऑन जाता चला जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो 3 है ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो जब रिपीट होने लगे एक संख्या तब भी आप समझ जाएं उस पर हम बार लगा देते हैं। ये जो बार है ऊपर कोई भी ऐसा लगाया जाता है उसको बार बोलते हैं। बार का मतलब वो अंक रिपीट हो रहा है। तो जब भी कोई वैल्यू कटे ना, अर्थात टर्मिनेट ना हो, लेकिन अगर वो रिकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो वैल्यू, वो अंक भी हमारा एक रैशनल नंबर होता है। ओके, हाँ तो बच्चों हमने रैशनल नंबर देखा। अब हम देख रहे हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स मतलब अपरिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं
जिन्हें p बाई क्यू अर्थात फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर थी, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम फ्रैक्शन या p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो संख्याएं इर्रेशनल नंबर कहलाएंगी। देखते हैं, द नंबर which can not be represented in the form of fraction or p by q is called irrational number। अर्थात कोई भी ऐसी संख्या जो फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखी जा सकती है या p by q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है बेटा, वही इर्रेशनल नंबर कहलाती है। जैसे कि √2, √3, √5, इनको आप कभी भी p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं इन्हें क्यों नहीं लिखा जा सकता है। क्योंकि ये नंबर्स एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। अर्थात कोई भी ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कभी कटे ही ना और वो रिपीट भी ना हो, वो नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाता है। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि यदि कोई नंबर कटे ही ना लेकिन अगर वो रिपीट हो जा रहा है, तो जब रिपीट हो जा रहा है तो वो रैशनल नंबर है, और अगर ना कटने पर रिपीट भी नहीं हो रहा है तो वो इर्रेशनल नंबर है। जैसे √2 की वैल्यू 1.41421 ऐसे कटते कटते चला जाएगा, लेकिन कहीं ये रिपीट नहीं होगा, इसीलिए √2 हमारा इर्रेशनल नंबर है। √3 1.73205 डैश डैश कटते चला जाएगा, कटेगा ही नहीं, कहीं टर्मिनेट ही नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, इसीलिए √3 हमारा इर्रेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू 3.1415 ऐसे बढ़ते चला जाएगा, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, इसीलिए पाई हमारा इर्रेशनल नंबर है। लेकिन आपको बता दूं, कई जगह आप पाई की वैल्यू 22/7 देखते होंगे। बेटा ये 22/7 जो लिखा गया नंबर है, ये तो हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन जरा चेक करें, 7 से 22 में डिवाइड करें, क्या टर्मिनेट हो जाएगा? यदि नहीं होगा टर्मिनेट, तो क्या रिपीट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? आइए थोड़ा सा इसको हम चेक कर लेते हैं बेटा। हमने 7 से 22 में डिवाइड करना शुरू किया, तो 3 बार गए, 3 टाइम्स तो 21, 1 कैरी आ गया, डेसिमल लगाया तो 10 हो गया। 1 टाइम्स गए तो 7 आ गया, इधर बेटा 3 बच गया है, 0 बढ़ गया, डेसिमल था ही। 4 बार जाएंगे तो 28 आ जाएगा। ध्यान देते रहना, यहाँ घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा और 2 डेसिमल है तो फिर 0। 7 से 20 में ले जाना है, 2 टाइम्स लेके जाएंगे तो 14 आ जाएगा, 6 बच जाएगा, डेसिमल है तो 0। कितनी बार जाए? 8 टाइम, 7 8 जा 56, फिर बच गया 4, बेटा 4 है, डेसिमल है ही, 40 बच जाएगा। 7 से लेके जाना है, 5 टाइम्स लेके गए 35, 5 बच गया बेटा, डेसिमल है तो 0 बढ़ गया। 7 से 7 टाइम्स गए तो 49, 1 बच गया और 1 अभी देखें फिर 0 बढ़ाएं तो 10 हो जाएगा, यहाँ 10 था। अर्थात आप देख रहे हैं, फिर यहीं से जो संख्याएं हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। यहीं से जो संख्याएं हैं, क्योंकि आप अभी एक बार फिर जाएंगे, फिर यहीं से जो संख्याएं ये क्या हो जाएंगी? रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, तो इन पे हम बार लगा देते हैं। अर्थात ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये रिकरिंग भी है, रिपीट हो रहा है। तो 22/7 जो हमारा है वो रैशनल नंबर है, लेकिन पाई की वैल्यू 3.1415 ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर है। ओके, आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, तो रियल का मतलब वास्तविक, नंबर्स का मतलब संख्याएं, अर्थात ऐसी कोई भी संख्या जो रैशनल हो या इर्रेशनल हो, दोनों को ही हम रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स आर द यूनियन, संग्रह है, ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर के यूनियन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? रियल नंबर्स बोलते हैं। या एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। नंबर लाइन क्या है? तो आप देखते होंगे एक 0 होता है बेटा,
माइनस इनफाइनाइट होता है बेटा, प्लस इनफाइनाइट होता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन बढ़ते चले जाते हैं। 1/2 हमें दर्शाना है, 1/2 यहां आ जाएगा। √2 दर्शाना है, लेट मी गेस √2 यहां आ जाएगा। मैं नहीं कह रहा कहां है, लेट गेस कर रहा हूं। तो ये सारे नंबर्स, ये देखो आपका एक कैसा नंबर है, ये आपका एक रैशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। लेकिन इन सभी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में एक थ्योरम दिया हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहता है, ये कह रहा बेटा every composite number can be written as a product of prime number in one and only one way। अर्थात प्रत्येक कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर में केवल और केवल एक तरीके से लिखा जा सकता है। अर्थात कोई भी कंपोजिट नंबर केवल प्राइम नंबर पर जाकर रुक जाएगा। जैसे 66 हमने लिया बेटा, इसके फैक्टर्स निकाले तो 2 × 3 × 11 आया। 2 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स का मल्टीपल होता है। यही इस थ्योरम का कहने का मतलब है। ओके, 422 आप देख रहे हैं, 2 × 2 × 3 × 5 × 7 प्रत्येक नंबर एक प्राइम नंबर है और इनके मल्टीपल को ही हम एक कंपोजिट नंबर बोल दे रहे हैं। ओके, मैं बेटा आपको एक की पॉइंट देना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा इस बात को। द वर्ड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है, आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझे। एल्गोरिथम बेटा कुछ कोई ऐसा शब्द नहीं जो हमने कभी नहीं सुना हो। एल्गोरिथम होता क्या है, किसी भी काम को करने का जो प्रोसेस होता है, जो सीक्वेंस होता है, वही बेटा उसका एल्गोरिथम कहलाता है। जैसे आपको चाय बनाना है तो चाय बनाने का भी एक एल्गोरिथम है। क्या करते हैं, पहले पतीला उठाते हैं, गैस पे रखते हैं, गैस ऑन करते हैं, उसमें पानी दूध जो भी आपको डालना है डाल देते हैं बेटा, चीनी डालते हैं, उसके बाद उसमें चाय पत्ती डालते हैं, अदरक कूट के डालते हैं। उसका एक प्रोसेस है, क्या पहले करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो बेटा एल्गोरिथम वही होता है, किसी भी कार्य को करने का जो उसके प्रोसेस हैं, मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, स्टेप बाय स्टेप, उन्हीं को उसका एल्गोरिथम कहते हैं। ये वर्ड आया कहां से, तो ये वर्ड बेटा 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी, सोच लें आप, अभी हम 21 सेंचुरी में रह रहे हैं और 9वीं शताब्दी में ये एल्गोरिथम वर्ड आया था। कहां से, पर्शियन मैथमेटिशियन, एक पर्सिया के मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, नाम था अल ख्वारिज्मी। अल ख्वारिज्मी ने इस वर्ड को 9th सेंचुरी में दिया था, एल्गोरिथम। ओके बेटा, और एक बात और बता दूं, आप अलजेब्रा पढ़ते होंगे, अलजेब्रा वर्ड को भी इन्होंने ही दिया था, अल ख्वारिज्मी जी ने ही अलजेब्रा वर्ड को भी दिया था। आइए अब इस चैप्टर में हमें फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। ओके बेटा, वीडियोज को रोक रोक कर इनके नोट्स अवश्य तैयार करते रहिएगा। जो की पॉइंट्स हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होते हैं किसी भी चैप्टर को समझने का। आइए देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। LCM and HCF by factorization। फैक्टराइजेशन या फैक्टर मेथड से हम किसी नंबर का LCM या HCF कैसे निकालते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा बेटा 66 और 14 का LCM और HCF आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए। तो जब भी फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी दो नंबर्स का LCM या HCF निकालना हो तो सबसे पहले आप उनका फैक्टर निकाल लीजिए। आइए देखते हैं 66 का हम फैक्टर निकालने चल रहे हैं बेटा। थोड़ा सा इसमें मैं इंक फिल कर लेता हूं, मार्कर में आपके इंक कम हो गया है। आइए थोड़ा सा इसमें इंक फिल कर लेते हैं।
ठीक है, आइए देखते हैं। 66 को हमने फैक्टर करना है तो सबसे पहले सबसे लोवेस्ट नंबर से फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से 66 में डिवाइड किया बेटा तो 33, फिर 33 को 3 से डिवाइड किया तो 11 बेटा, और 11 को फिर हमने डिवाइड किया तो 1 टाइम्स हो गया। अर्थात आप देखें तो 66 के फैक्टर्स मिले 2 इंटू 3 इंटू 11। ओके, 14 का बेटा देखते हैं, 14 का फैक्टर निकालते हैं तो 2 से इसको डिवाइड किया 7 टाइम्स गया, और 7 से डिवाइड किया ये 1 टाइम गया। अर्थात 14 की जो फैक्टर निकल्स के आए वो 2 इंटू 7 निकल के आया। अब बेटा सबसे पहले हम HCF देखते हैं, तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा HCF कैसे निकालते हैं। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो केवल वही HCF होता है। आइए देखें, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 लिख लिया। 3 इसमें है, क्या इसमें 3 है? नहीं। 11 इसमें है, 11 क्या इसमें है? नहीं। 7 इसमें है, क्या इसमें 7 है? नहीं। तो इसका HCF केवल 2 हो गया। LCM क्या होगा बेटा? LCM देखते हैं। HCF समझ में आया? अभी एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं। LCM देखते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 आ गया। ठीक। LCM क्या होता है, जो कॉमन है वो तो लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे। 2 कॉमन है लिख दिया, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तब भी 3 लिखेंगे। 11 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी 11 लिखेंगे। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर भी 7 लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, 2 3 जा 6, 6 का मैंने बेटा 7 में मल्टीप्लाई किया तो 42, और 42 का हमने 11 में मल्टीप्लाई करना है तो 11 2 जा 22, कैरी 2, 11 4 जा 44, और 2 ऐड किया तो 46 हो गया। ये बेटा इनके HCF और LCM फैक्टराइजेशन मेथड से निकलकर आ गए। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन उठाया बेटा 16 and 420। इनका बेटा बोला है फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM निकालिए। ध्यान से समझिए, सबसे पहले हम फैक्टर निकालते हैं। तो 16 को कट किया बेटा 2 से, 8 हो गया। 8 को 2 से कट किया 4 हो गया। 4 को 2 से कट किया 2 हो गया। 2 से 2 को कट किया 1 हो गया। अर्थात 16 का फैक्टर आया बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 420 का फैक्टर निकाल लेते हैं। आइए निकालते हैं 420 का। तो 2 से बेटा डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 से 2 में डिवाइड किया तो 1, और 0 में तो 0। फिर बेटा ये 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, और 10 में डिवाइड करना है तो 0 करके 2 5 जा 10। अब आप देखें तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, 1 कैरी 15, 3 5 जा 15। 5 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स, और 7 से डिवाइड होगा 1। आई होप आप फैक्टर तो लोअर क्लासेस में अवश्य पढ़े होंगे, तो फैक्टराइजेशन करने में आपको समस्या नहीं आ रही होगी। 420 का देखते हैं बेटा, मैं यही लिखता हूं। 420 का देखा तो हमने मिला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये 16 का फैक्टर है, ये 420 का फैक्टर है। सबसे पहले हम HCF की बात करते हैं बेटा। HCF क्या कहता है, जो दोनों में कॉमन है। क्या कहता है, जो दोनों में कॉमन है उन्हीं के मल्टीपल्स को HCF बोलते हैं। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 आ गया। ठीक, एक और 2 है, एक और 2 है। ठीक, कोई बात नहीं, इसमें 2 है, इसमें नहीं है। इसमें 3 है, इसमें क्या और दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो इसका HCF बेटा कितना आ गया? 4। लेकिन LCM क्या कहता है? LCM कहता है जो कॉमन है उन्हें तो एक बार लिखना ही लिखना है, जो नहीं कॉमन है उन्हें भी लिखना है। तो 2 एक बार दोनों में कॉमन है तो लिख दिया, एक बार और कॉमन है तो लिख दिया। ये 2 का कोई जोड़ा नहीं, फिर भी लिख देंगे। इस 2 का भी कोई जोड़ा नहीं, फिर भी लिख देंगे। इस 3 का कोई जोड़ा नहीं, फिर भी लिख देंगे। इस 5 का भी कोई जोड़ा नहीं, फिर भी लिख देंगे। इस 7 का भी कोई जोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी लिखा जाएगा। ये LCM का है। आइए देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 3 जा कितना होता है? 48। और 48 का हमें 5 में बेटा मल्टीप्लाई करना है। 48 का हमने 5 में मल्टीप्लाई किया
तो 5 8 जा 0 40, 4 कैरी हो गया, 5 4 जा 20 और 4 24। इसमें हमें 7 का मल्टीप्लाई करना है, 7 0 0, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 2 जा 14, 14 और 2 16, तो आंसर आया 1680। 1680 यही इसका HCF और इसका LCM निकल कर आ गया। आई होप बेटा आपको फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM समझ में आ गया है। हम इनके एक्सरसाइजेज की तरफ जब बढ़ेंगे तो और भी क्वेश्चंस लगाएंगे। आइए HCF और LCM से संबंधित आपको कुछ और बातें बताते हैं। क्या है बेटा, आइए देखते हैं। रिलेशन ऐसे लिख लेते हैं, फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b। थोड़ा सा इसमें इंक कर लेता हूं। तो बेटा इनमें एक रिलेशन होता है कि यदि कोई भी आपके दो इंटीजर हैं a और b, तो उन दोनों इंटीजर्स के HCF और उन दोनों इंटीजर्स के LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों इंटीजर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्या कहा मैंने कहा यदि a और b दो इंटीजर हैं तो इनका HCF ऑफ a एंड b और इन दोनों का LCM बेटा a एंड b, इन दोनों के HCF और LCM का प्रोडक्ट इन दोनों इंटीजर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस को हल कराएगा। अर्थात दो संख्याओं का HCF और LCM का प्रोडक्ट दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यहां से यदि आपको कभी HCF निकालने को पूछ लिया जाए तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, LCM को उधर भेजेंगे, तो उधर भेजेंगे बेटा तो इधर जाके डिविजिबल में हो जाएगा, अर्थात a इंटू बी अपॉन LCM ऑफ ए बी। ये एक फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा बेटा। अगर बाय चांस आपको दोनों का LCM केवल पूछना हो तब आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं a इंटू बी इधर है, HCF इनके बाई में आ जाएगा, HCF a अपॉन ए बी। इन सब फॉर्मूलेज पर बेटा हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके ठीक है। आइए एक और, यदि मैं कह दूं 3 इंटीजर्स हो, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, फॉर एनी 3 इंटीजर्स, फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b एंड c। 3 इंटीजर्स के लिए बात करें बेटा तब क्या बात होगा, तो आइए देखते हैं 3 इंटीजर्स के लिए। एक सेकेंड बेटा, 3 इंटीजर्स के लिए कभी भी जब बात करें, अगर इन तीनों का LCM देखा जाए तो a b एंड c इक्वल होता है बेटा a इंटू बी इंटू सी इंटू तीनों का HCF अपॉन HCF ऑफ a एंड b मल्टीप्लाई HCF ऑफ b एंड c मल्टीप्लाई HCF ऑफ C एंड A। एक फॉर्मूला ये बेटा ध्यान रखिएगा। और अगर इन तीनों का HCF कभी पूछ ले तो जहां जहां अभी HCF आपने लिखा वही क्या हो जाएगा बेटा, LCM हो जाएगा, अर्थात LCM ऑफ A B C होल अपॉन LCM ऑफ A B इंटू LCM ऑफ B C इंटू LCM ऑफ C A।
ये बेटा ध्यान रखना। वैसे आपको इस पे क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे, लेकिन इस पे तो बोर्ड में स्वयं क्वेश्चन आता है, तो आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक बात आप इसके लिए ध्यान रखिएगा कि दो संख्या जो तीन इंटीजर्स हैं उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम का प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता है। जैसा यहां था वैसा यहां नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना बेटा। और आज इस पूरे चैप्टर 1 में इतने ही कॉन्सेप्ट पे हमें क्वेश्चंस लगाने हैं। आई होप आपको पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। अब हम अपने पार्ट नंबर 2 अर्थात दूसरे वीडियो में इन चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।